हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस सर। फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर का सेकंड पार्ट है। ध्यान से सुन लीजिए, फर्स्ट लेक्चर का सेकंड पार्ट है। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो देख लीजिए, तभी आपको सेकंड पार्ट समझ आ जाएगा। एक ओवरव्यू दे देता हूं कि फर्स्ट पार्ट में क्या क्या चीजें हमने कवर की थी, ताकि आपको सेकंड लेक्चर में सारी चीजें समझ आ जाए। इंडियन पॉलिटी का ये जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखे थे, किस तरह की गवर्नमेंट होती है, मोनार्की, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, डेमोक्रेसी, मेन फीचर्स देखे थे, मेन एट्रीब्यूट देखे थे डेमोक्रेसी के, ऑटोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। आफ्टर दैट ये सब पढ़ने के बाद डेस्पोटिज्म पढ़ा था, ओलिगो ओलिगार्की पढ़ा था, रिपब्लिकन पढ़ा था। फिर हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हमने दो एक्ट देखे थे। पहला था रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत अच्छे से करवाया था उस लेक्चर में, तो वो देख लीजिए जाकर। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये भी हम कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा हम शुरुआत करेंगे चार्टर एक्ट 1813 से। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। अगर आप स्टडी मटेरियल या फिर टेस्ट सीरीज कुछ भी परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमारे फोन नंबर 9896160956 पर कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। चलिए आज का जो शुरू करते हैं, हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो 1813 का चार्टर अधिनियम। मैं आप दोनों स्टूडेंट्स को साथ में लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, ताकि किसी को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। पहला इसमें क्या फीचर था, इंपॉर्टेंट फीचर, दिस एक्ट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड विद इंडिया। ट्रेड विद इंडिया वाज ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट। तो इस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी। मोनोपोली क्या होता है, एकाधिकार। मतलब पहले क्या था, इस एक्ट के आने से पहले सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, लेकिन चार्टर एक्ट 1830 आने के बाद इनका जो एकाधिकार वो समाप्त हो गया। अब कोई भी ब्रिटिशर था वो भारत के साथ व्यापार कर सकता था। तो भारत के साथ कोई भी ब्रिटिशर अपनी अलग छोटी कंपनी बनाकर या फिर इंडिविजुअल भी यहाँ पर ट्रेड कर सकता था, व्यापार कर सकता था। तो ये किस अधिनियम के तहत हुआ, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, और पूछा भी गया क्वेश्चन कि किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म की गई। तो किस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, दिस एक्ट asserted द क्राउन sovereignty ओवर ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। इस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत, जितनी भी जो ब्रिटिश इंडिया की संपत्ति थी, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ये सारी की सारी क्राउन की सोवेरेनिटी के नीचे चली गई। मतलब अब इसको डायरेक्ट जो है, डायरेक्टली क्राउन कंट्रोल करेगा, ये क्राउन की संपत्ति कही जाएगी। जितनी भी चीजें भारत के अंदर ब्रिटिश लोगों के पास थी, ब्रिटिश पोजेशन मतलब ब्रिटिश संपत्ति थी इंडिया में, वो सारी की सारी अब क्राउन की सोवेरेनिटी में चली जाएगी। उसकी सारी देखरेख क्राउन करेगा, जो वहां का ताज उस समय पे ताज था। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट empowered the local government to tax people subject to jurisdiction of the Supreme Court। इस एक्ट के तहत जो लोकल पीपल पर टैक्स इंप्लीमेंट किए गए, उनसे टैक्स वसूला गया, किसके जुरिडिक्शन में, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन में। जो कब बना था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट देखिए, द एक्ट गिव मोर पावर्स फॉर द कोर्ट्स इन इंडिया ओवर यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट। तो जो कोर्ट के पास थी, इस एक्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट को पावर दी, किसके तहत, सिर्फ इंडियन लोगों के तहत, ओवर यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। जो वहां पे सब्जेक्ट्स थे, उसकी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं थी, सिर्फ इंडियन सब्जेक्ट्स की ही पावर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास थी। तो यह तो था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसका एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो आपको याद रखना है। Another important feature of this act was to grant permission to the missionaries to come to India and engage in religious प्रोसेलिटाइजेशन। तो इसका क्या मतलब होता है, धर्मांतरण करना। तो इस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश मिशनरीज थे, बाहर से जो लोग यहाँ पर आए थे, जिन्होंने भारत के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना शुरू कर दिया था। तो मिशनरीज किस एक्ट के तहत आए थे, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो 1813 चार्टर एक्ट के तहत जो रिलीजियस प्रोसेलिटाइजेशन के लोग यहाँ पर आए थे, मिशनरीज यहाँ पर आए थे। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और जो
महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैं सारे आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर लिया कीजिए, या फिर लेक्चर को 2-3 बार देख लीजिए ताकि एग्जाम में सारी चीजें आपको अच्छे से याद रहें। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब एक चीज नोट कीजिए, पहले था चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का, उसमें 20 साल जोड़ दिए गए, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर अधिनियम 1833 यहाँ पर लागू किया गया। तो इस चार्टर के अंदर क्या क्या चीजें थी, इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें थी, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले हमने 1813 की चीजें पढ़ी और अब यहाँ पर जो है हम 1833 की चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज रीडेजिग्नेटेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। किस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 याद रखेंगे। दूसरा, दिस मेड लॉर्ड विलियम बेंटिक द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यह एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है कि हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लास्ट मैंने बताया था हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। चलिए अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट कीजिए कि गवर्नर जनरल कौन था पहला बंगाल का, और ये तो विलियम बेंटिक, तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ध्यान रखेंगे इस बात का। और जो चीजें मैं कमेंट करने के लिए बोलता हूं तो मैं आपको मैक्सिमम चीजें रिवाइज करने की कोशिश करता हूं, तो देख लिया करो, कमेंट कर दिया करो, इससे दूसरे स्टूडेंट्स को भी चीजें याद हो जाती हैं। द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लोस्ट देयर लेजिस्लेटिव पावर। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया, बहुत अच्छा पॉइंट है। द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लोस्ट देयर लेजिस्लेटिव पावर। तो 1833 चार्टर एक्ट आने के साथ ही इस जो गवर्नर था बॉम्बे का और मद्रास का, इन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव पावर लोस्ट कर दी। तो इनको ये पावर मिली किस एक्ट के तहत थी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इनको जो पावर है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दी गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत इनको जो है पावर दी गई थी। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को लेजिस्लेटिव पावर्स अलग से प्रदान की गई थी। किस एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और लोस्ट किस एक्ट के तहत हुई थी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन है वो जनरली इस लेक्चर से फॉर्म हो जाते हैं और ये आपको ध्यान रखना है। द गवर्नर जनरल हैड लेजिस्लेटिव पावर ओवर एंटायर ब्रिटिश इंडिया। तो जहां पर गवर्नर जनरल बनाया गया इंडिया का, इसके पास कैसी पावर रहेगी, इसके पास लेजिस्लेटिव पावर रहेगी ओवर एंटायर ब्रिटिश इंडिया। जितनी भी इंडियन टेरिटरी ब्रिटिश लोगों के कब्जे में थी, या फिर जितनी भी इंडियन टेरिटरी जो भारतीय टेरिटरी थी जो ब्रिटिश लोगों ने अपने हथियार रखी थी, अपने कब्जे में कर ली थी, उन सबकी जो लेजिस्लेटिव पावर है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में आ गई थी। किस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत। याद रखेंगे आप इस पॉइंट को। नेक्स्ट, द गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैड द अथॉरिटी टू अमेंड, रिपील और अल्टर एनी लॉ पर्टेनिंग टू ऑल पीपल एंड प्लेसेस इन ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज वेदर ब्रिटिश फॉरेन और इंडियन नेटिव। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास ये अथॉरिटी आ गई थी कि वो किसी भी लॉ को अमेंड कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है, रिपील उसको खत्म कर सकता है, अल्टर मतलब उसमें कोई चेंज कर सकता है, उसको बदल सकता है। तो ये सभी चीजों के लिए लागू थी। गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास काफी पावर्स चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत यहाँ पर दी गई थी। तो आप इस पॉइंट को नोट करेंगे। उसके बाद पहले 1813 में चार्टर अधिनियम आया, फिर आया 1833 में 20 साल बाद। अब अगले 20 साल बाद फिर 1853 में चार्टर अधिनियम आया। देखते हैं उसमें क्या कुछ प्रावधान दिए गए थे और किस कौन कौन से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, तो 1853 का चार्टर अधिनियम। देखिए यहाँ पर पॉइंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। The legislative and executive power of the Governor General Council were separated। तो यहाँ पर जो विधायी शक्तियां थी और जो कार्यकारी शक्तियां थी गवर्नर जनरल की काउंसिल की, उनको अलग किया गया। किस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत। मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट धीरे धीरे आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें और चीजें समझ भी आ जाएं।
तो आपकी जिम्मेवारी बनती है आप इन चीजों को नोट डाउन करें और 1 या 2 बार रिवाइज कर लें, ताकि आपको जो है एग्जाम में ये चीजें अगर पूछी जाए एग्जामिनर द्वारा तो आपको ये याद रहे। तो जो विधायी शक्तियां हैं और कार्यकारी शक्तियां हैं गवर्नर जनरल की काउंसिल की, उनको अलग किया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज क्रिएटेड ऑफ 6 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 4 वर अपॉइंटेड बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, आगरा एंड बंगाल। तो वहां पे आपको जो एग्जामिनर यहाँ इस पॉइंट से किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इससे पहले एक चीज और नोट कीजिए, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज क्रिएटेड ऑफ, यहाँ पर 6 मेंबर्स है, पहले यहाँ पर 4 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई थी। तो वो किस एक्ट के तहत बनाई गई थी? तो वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत एक काउंसिल बनाई गई थी, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 4 मेंबर्स थे। तो एक तो ये पॉइंट याद रखना है कि 4 मेंबर की जो है काउंसिल कहाँ पे बनाई गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और 6 मेंबर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये कहां पर बनाई गई थी? चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत। ये तो थे 2 पॉइंट जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वहां पे आपको क्वेश्चन दिया होगा, ए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज क्रिएटेड ऑफ 6 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 4 वर अपॉइंटेड बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ, ऑप्शन में देगा मद्रास, बॉम्बे, आगरा, बंगाल और 2-3 ऑप्शन और दे देगा। फिर पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन से पॉइंट सही हैं। तो आपको 4 ही याद रखने हैं, मद्रास, बॉम्बे, आगरा और बंगाल। इसके अलावा वहां पर कोई नहीं था वहां पर, तो ध्यान रखना वहां पर कुछ ना कुछ आपको ऑप्शन में ऐसा दे दिया जाएगा, गुजरात दे देगा, कर्नाटका दे देगा, केरला दिया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन वहां पर डाल दिए जाते हैं। तो आप आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो आप अपनी कंफ्यूजन पहले से ही क्लियर करके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The Indian Civil Services was opened as a means to recruit officer for administration through open competition। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत जो है इंडियन सिविल सर्विसेज ओपन कर देगी सभी के लिए। इसमें जो है ओपन कंपटीशन के थ्रू यहाँ पर जो है ऑफिसर रिक्रूट किए जाने लगे। किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत। इसके बाद आगे इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई, वो हम आगे जैसे जैसे फर्दर पढ़ते जाएंगे सारी चीजें मैं आपको डिटेल में करवाता जाऊंगा। इसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का भारत सरकार अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम याद रखना। तो 1857 के अंदर रिवोल्ट हुआ, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो लेक्चर्स देख लेना, समझ आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पर आपको हिस्ट्री के लेक्चर मिल जाएंगे, वो देख लेना। 1857 का रिवोल्ट, पूरे हिस्ट्री के लेक्चर वहां पर आपको दिए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट कब लाया गया? 1857 के रिवोल्ट के जस्ट बाद। आफ्टर द 1857 रिवोल्ट द रूल ऑफ कंपनी वाज एंडेड। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद जो यहाँ पर रिवोल्ट हुआ था, क्रांति हुई थी 1857 की, उसके बाद कंपनी का रूल भारत में खत्म हो गया था। एंड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, जो ब्रिटिशर की संपत्ति थी भारत के अंदर, केम डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो इसके बाद जो है पूरी की पूरी जितनी भी ब्रिटिश संपत्ति थी भारत में, वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर उसके जो है पास डायरेक्टली उसके अंडर आ गई थी। इससे पहले क्या किया गया था? इनडायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिश क्राउन का। अब यहाँ पर जो है डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। वो 1813 एक्ट के तहत जो है इनडायरेक्ट कंट्रोल लिया था, यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। किस एक्ट के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। तो यहाँ पर डार्क नहीं किया हुआ, ध्यान रखना, आप इसको डार्क कर लीजिए अपने नोट्स में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड एंड वाज असिस्टेड बाय ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया। तो देखिए इसमें एक ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिटेल में बता दूं आपको। अब देखिए सारा कुछ जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश ताज था, उसके कंट्रोल में आ गया। तो वो वहां पे बैठा, ब्रिटेन के अंदर बैठा, सारी चीजें यहाँ भारत में कैसे कंट्रोल करेगा? तो उसने क्या की, एक 15 मेंबर से काउंसिल क्रिएट की। कहां पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। ध्यान रखना कहां क्रिएट की गई? ब्रिटिश पार्लियामेंट। स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये 15 मेंबर काउंसिल भारत में क्रिएट की गई, नहीं, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर क्रिएट की गई। किसके द्वारा? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। उसको क्या नाम दिया गया? ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी, ये एक ऑफिस क्रिएट किया गया, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और इसकी हेल्प के लिए जो 15 मेंबर्स की ये काउंसिल क्रिएट की गई।
तो ये ध्यान रखेंगे किस एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 के तहत। ये काउंसिल करेगी क्या, भारत से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये काउंसिल लेगी, और उसके बाद सेक्रेटरी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये सारी चीजें डिस्कस करेगा। ये काउंसिल के मेंबर सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेंगे, और सेक्रेटरी आगे जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में और ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करेगा। याद रखेंगे इन पॉइंट्स को। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर हिज अथॉरिटी, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटिश, ये जो यहाँ पर दिया गया ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी था, इसकी अथॉरिटी में आएगा। एंड द वाइसराय वाज हिज एजेंट, तो यहाँ पर जो है क्या, गवर्नर जनरल को वाइसराय बना दिया गया। गवर्नर जनरल खुद काम कर रहा था, वाइसराय जो क्या होता है वो एजेंट होता है, ब्रिटिश क्राउन का एक एजेंट था। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर हिज अथॉरिटी, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सेक्रेटरी के अंडर जाएगी। एंड वाइसराय वाज हिज एजेंट, जो वाइसराय था वो उसका एक एजेंट बनकर रह गया। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ था, वो नोट डाउन कीजिए। द गवर्नर जनरल वाज डेजिग्नेटेड द वाइसराय एज वेल, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, हमने लास्ट पढ़ा था, तो अब उसको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल के पद को वाइसराय बना दिया गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको क्या बना दिया गया, वाइसराय ऑफ इंडिया। तो हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखेंगे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस एक्ट के तहत किया गया ऐसा, तो 1857 की क्रांति के बाद जो पहला एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके तहत जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय ऑफ इंडिया का पद दिया गया। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। उसके बाद देखिए, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर अबॉलिश्ड, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, अब आपको याद रहेगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत खत्म किया गया। अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको याद करवाना चाहता हूँ कि ये किस एक्ट के तहत लाए गए थे, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत लाए गए थे। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत यहाँ पर लाए गए थे। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको ये चीजें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको अच्छे से बता देते हैं ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए। पहला पॉइंट देखिए, इंडियंस वर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द वाइसराय काउंसिल, 3 इंडियंस एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अब देखिए, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पूरे भारत की सत्ता आ गई थी। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता आने के बाद उन्होंने क्या किया, एक ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी वहां पर क्रिएट किया, कहां पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो कि भारत से रिलेटेड जितने भी मुद्दे, इंपॉर्टेंट मुद्दे होते थे, इंपॉर्टेंट डिसीजन होते थे, कौन लेता था, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्रिएट किया गया था। उसके बाद यहाँ पर क्या, भारत के अंदर एक वाइसराय के पद, यहाँ पर ये देखिए वाइसराय का पद यहाँ पर बनाया गया था, गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा। अब वाइसराय की काउंसिल में 3 इंडियन मेंबर एंटर किए गए कि 3 इंडियन लोग वाइसराय की काउंसिल में होंगे, तो इंडियंस को अब रिप्रेजेंटेशन मिलने लगी। पहली बार इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन किस एक्ट के तहत मिली, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडियंस वर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द वाइसराय काउंसिल, तो वाइसराय काउंसिल में पहली बार इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन कब मिली, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, provisions were made for the entry of Indians in Viceroy Executive Council also as non-official members। तो इंडियंस की जो एंट्री थी वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी हो गई थी। यहाँ पर जो है वाइसराय की काउंसिल, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, फिर जो है वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यकारी जो काउंसिल थी उसके अंदर भी हो गई थी, लेकिन वो नॉन ऑफिशियल मेंबर रहेंगे, मतलब वो वहां पर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, लेकिन वो जो है पूरा काम कैसे हो रहा है उसको देख पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको देख सकते थे, उस पर कोई वो डिसीजन नहीं ले सकते थे, उनको कोई वोटिंग राइट यहाँ पर नहीं दिए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पोर्टफोलियो सिस्टम वाज रिकॉग्नाइज्ड, तो पहली बार इंडियन काउंसिल एक्ट 1816 के तहत पोर्टफोलियो सिस्टम, मतलब सूचीबद्ध तरीके से काम होने लगा कि कैसे कैसे भारत का विकास करना है, या जो भी चीजें, इस विकास तो उन्होंने कौन सा किया, आपने पढ़ा ही होगा पूरा हिस्ट्री में कि उन्होंने विकास किया है या विनाश किया है। सॉरी, आप खुद डिसीजन कर सकते हैं कि उन्होंने विकास किया है भारत का ब्रिटिशर ने या विनाश किया था।
तो ये भी एक बार क्वेश्चन मेंस के अंदर पूछा गया था कि ब्रिटिश लोगों ने भारत का विकास किया या भारत का विनाश किया। तो आप इसको इसमें बहुत अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये टफेस्ट क्वेश्चन होता है। ऐसा टफेस्ट अब मेंस की बात कर रहा हूं मैं ये। तो आप सोचोगे कि सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें टफ क्या है? तो ये टफेस्ट क्वेश्चन क्या होता है कि आपको इसमें पॉजिटिव पॉइंट भी देने होते हैं और नेगेटिव पॉइंट भी लिखने होते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक साइड हो जाएंगे, अगर या पॉजिटिव पॉइंट हो जाएंगे या नेगेटिव साइड हो जाएंगे, तो आप बायस्ड माने जाएंगे कि ये तो बच्चा या ये स्टूडेंट सिर्फ एक तरीके से सोचता है कि सही तरीके से या गलत तरीके से, ये दोनों तरीके से नहीं सोचता। तो ब्रिटिश लोगों ने कुछ विकास भी किया, कुछ विनाश भी किया। अब देखिए सबसे बड़ा विकास क्या था? ट्रेन। सबसे बड़ी चीज ब्रिटिशर की हमें क्या मिली थी? ट्रेन मिली थी। ट्रेन के साथ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई। आज तक भी उस ट्रेन की वजह से ही डेवलपमेंट पॉसिबल है और बहुत सारा ट्रेड जो है ट्रेन की वजह से ही पॉसिबल है। तो ये एक अच्छी चीज थी उनकी। विनाश क्या किया? यहाँ के लोगों से टैक्स वसूला, पैसा वसूल कर वो कहाँ पर जो ब्रिटेन के अंदर उसको दे रहे थे, और हमारा जो भारत सोने की चिड़िया था उसको धीरे धीरे उन्होंने खत्म कर दिया और लोहे की चिड़िया रह गया। तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं अभी मेंस के क्वेश्चन की तरफ चला जाऊंगा तो ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये बीच में रह जाएगा। तो ये मैं आपको बाद में लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। जब आपका मेंस का पेपर होगा तो आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन इनिशिएटेड विद द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास बॉम्बे बीइंग रिसोर्टेड देयर लेजिस्लेटिव पावर। अब देखिए यहाँ पर क्या किया? डिसेंट्रलाइजेशन की गई। पहले क्या किया गया था? सबसे पहले तो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को बनाया गया। कब बनाया गया था? तो ये सबसे पहले बनाया गया था, मैंने अभी आपको लास्ट बताया है कि इसके अंदर इनको 1784 में बनाया गया। 1784 की जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके तहत सबसे पहले इसको बनाया गया था। किस चीजों को? बॉम्बे और मद्रास की जो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको बनाया गया। उसके बाद इसको जो है रेगुलेट 1833 एक्ट आने के तहत इनकी पावर जो है चली गई थी। इन्होंने अपनी पावर लॉस्ट कर दी थी। हमने लास्ट ये पढ़ा है ऊपर कि जो है मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसीज थी इनकी लेजिस्लेटिव पावर खत्म कर दी गई थी। अब दोबारा से इंडियन काउंसिल एक्ट आने के साथ इनकी जो पावर है रीगेन हो गई, इनको दोबारा से इनकी पावर रीस्टोर कर दी गई। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि इनको पावर रिस्टोरेशन कब हुई थी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत जो है मद्रास और बॉम्बे की पावर रिस्टोर की गई थी। 1784 देखिए, अभी मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए। 1784 में इनको पावर दी गई। 1833 के एक्ट के तहत इनकी पावर छीन ली गई मद्रास और बॉम्बे की। और 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत इनको फिर से इनकी पावर रिस्टोर करके इनकी पावर्स इनको मिल गई थी। तब यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हमने देख लिया अच्छे से। अब देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो ये कुछ एक्ट है, वहां पर 1871 लिखा हुआ मिल सकता है ऑप्शन में। तो ये ध्यान रखना कि 1871 में कोई एक्ट आया ही नहीं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1871 में कोई नहीं है। 1861 के बाद 1892 सीधा है, तो ये याद रखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शंस नॉमिनेशन वर इंट्रोड्यूस्ड। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए थे। नेक्स्ट जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंडेड, गिव मोर फंक्शंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल सच एज डिस्कशन ऑफ बजट, क्वेश्चनिंग द एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 1892 आने के साथ साथ क्या हुआ? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको एक्सपेंड कर दिया गया, उसका दायरा बढ़ा दिया गया। कैसे? उनको ज्यादा पावर्स दी गई कि वो बजट पर अब डिस्कशन कर सकते हैं। इससे पहले बजट पर कोई डिस्कशन नहीं होता था। जो बजट ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होकर आ गया वो ही बस उसको यहाँ पर इन्होंने यूज करना है, कोई भी यहाँ पर डिस्कशन नहीं होती। लेकिन यहाँ पर अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है बजट के अंदर डिस्कशन होने लगी बजट के ऊपर, और क्वेश्चनिंग होने लग गई एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कि आपने कितना काम किया, लास्ट ईयर कितना काम किया है, कैसे काम करते हो, कैसे काम करोगे, ये सारी चीजें क्वेश्चनिंग होने लग गई। उसके बाद जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बाद जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में दे देता हूं आपको। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसको दूसरा नाम क्या है? मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म। तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म का दूसरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो ये दोनों को मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, तो ये दोनों आप नोट डाउन करेंगे कि इन दोनों का ही नाम है। अब इसका नाम मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म क्यों पड़ा? ये
अगर आप क्लास में डायरेक्ट हमसे पूछ रहे हो, बैठे होते मेरे सामने क्लास में बैठे होते तो आप पूछ सकते थे कि सर ये इसका नाम मोरले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहा गया है, ये क्या है, मोरले कौन है, मिंटो कौन है, या मोरले मिंटो क्या चीज है, ये किस ऑब्जेक्ट का नाम है, ये क्या चिड़िया है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज है जो हमने लास्ट यहाँ पर डिस्कस किया था, मैं भी आपको यहाँ पर ले चलता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के तहत यहाँ पर जो एक ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी क्रिएट किया गया था भारत के लिए स्पेशल ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो जो उसका सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी का नाम क्या था, मॉर्ले। पूरा नाम क्या था, लॉर्ड मॉर्ले। और मिंटो कौन थे, मिंटो भारत के वायसराय थे, इनका पूरा नाम क्या था, लॉर्ड मिंटो सेकंड। ये थे लॉर्ड मिंटो सेकंड। तो इन दोनों की मिली भगत से एक इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया गया, दोनों ने मिलकर एक रिफॉर्म किया गया था, उसका नाम इन्होंने क्या रखा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। फिर से ध्यान दीजिए, मॉर्ले कौन थे, ये जो सेक्रेटरी ऑफ इंडियन ऑफिस के वहां पर जो सेक्रेटरी थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्रिएट किया गया था, उसके ये सेक्रेटरी थे इंडियन ऑफिस के। और लॉर्ड मिंटो जो है ये भारत के अंदर वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल क्या था, 1905 से लेकर 1910 तक इनका जो कार्यकाल था, इनका टाइम पीरियड 1905 से 1910, 5 साल का टाइम पीरियड है। और अब देखिए 1905 से 1907 में 1905 से 1910 बोल दिया। अब हिस्ट्री के अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई थी 1907 में। क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट। कांग्रेस दो भाग में डिवाइड हो गई थी, सूरत स्प्लिट इसको बोला जाता है। तो 1907 में हुआ था, ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड याद रख लीजिए। तो पूछा जाता है कि सूरत स्प्लिट के समय 1907 के समय उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो सेकंड। वहां पे आपको ऑप्शन लॉर्ड मिंटो फर्स्ट भी मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना है लॉर्ड मिंटो सेकंड। तो ये तो थे हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब हम हमारी पॉलिटी पे वापस आ जाते हैं। इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम हुए, देखिए पहला, डायरेक्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। पहले क्या था, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, क्या होता था, किसी को भी उठा के काउंसिल में ले लिया जाता था। अब यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में फर्स्ट टाइम इलेक्शंस कब इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा या फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बिकेम द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर कहा जाने लगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि किस एक्ट के तहत इसका नाम चेंज किया गया था। The number of members of the legislative council was increased from 16 to 60। तो अब देखिए वायसराय की जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसका 16 से लेकर 60 तक उसका नंबर इंक्रीज यहाँ पर कर दिया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट वाज एक्सेप्टेड, कि जो अलग अलग यहाँ पर जो है सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट था उसको यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया था, कि जो हिंदू है सिर्फ हिंदू को चुनेंगे, मुसलमान सिर्फ मुस्लिम लोगों को चुनेंगे, और जो है सिख लोग सिर्फ सिख लोगों को चुनेंगे। तो ये सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स को यहाँ पर जो है एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडियन वाज मेड ए मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के तो पहले ही बना दिए गए थे, हमने लास्ट डिस्कस किया था। अब क्या है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पहली बार किसी एक इंडियन को मेंबर बनाया गया था। तो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पहला मेंबर कौन बना था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना, ये यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए इसको भी आप। तो इसमें ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि पहली बार किसी एक इंडियन को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कब जगह मिली थी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत पहली बार किसी एक इंडियन को, और वो इंडियन कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके बाद एक और एक्ट आया जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और मोन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से है, मोन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है, मोन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और दो तीन और वहां पर ऑप्शन दिए थे, तो आपको सही ऑप्शन याद रखना है मोन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब यहाँ पर देखिए कि चेम्सफोर्ड कौन था और मोन्टेग कौन था। तो जो ये मोन्टेग है, मोन्टेग नाम का बंदा, ये कौन था, ये सेक्रेटरी था, कहां पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत का सेक्रेटरी था।
और जो चेम्सफोर्ड थे, इनका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये भारत के अंदर वॉइसरॉय थे, ये इंडियन वॉइसरॉय थे। इनका टाइम पीरियड क्या था, 1916 से लेकर 1921 तक का इनका टाइम पीरियड था। इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ, अदरवाइज मुझे क्या जरूरत थी, क्योंकि इनमें से एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इनके समय में 1916 से लेकर 1921 तक कुछ दो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, वो ध्यान रख लीजिए। सबसे पहली घटना होम रूल लीग। होम रूल लीग 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और एक था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया। तो ये जो दोनों ही घटनाएं हैं, दोनों ही ये जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों ही जो हुए थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुए थे या जो भी घटनाएं हुई थी, तो इनको क्या है, उस समय वायसराय कौन थे भारत के, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रिलेट करके करवा दिया, ताकि पॉलिटी पढ़ते पढ़ते आपको हिस्ट्री की भी रिवीजन हो जाए। इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। पहला पॉइंट है सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर सेपरेटेड। तो यहाँ पर सेंट्रल और प्रोविंशियल मतलब कुछ सब्जेक्ट सेंटर को दिए जाएंगे और कुछ प्रोविंसेस जो अलग अलग छोटे छोटे, यहाँ पर अब यहाँ पर प्रोविंस है। और अगर आज की कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट सब्जेक्ट्स वर सेपरेटेड। और उस समय जो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के तहत। तो ये भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। दूसरा देखिए, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पहले तो यहाँ पर डायरकी देखिए क्या है, द्विसदन मतलब द्वैध शासन यहाँ पर लाए गए थे। डायरकी मतलब द्वैध शासन यहाँ पर लाया गया कि किसी एक के हाथ में जो है सारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी और दूसरे के हाथ में सारा जो है मनी से रिलेटेड पावर रहेगी। वो मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, द्वैध शासन क्या चीजें हैं। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विद एग्जीक्यूटिव काउंसलर बीइंग इन चार्ज ऑफ द रिजर्व लिस्ट। एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसलर होगा जिसके पास रिजर्व लिस्ट रहेगी, और दूसरा होगा मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्रांसफर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो ये एक मिनिस्टर रहेगा जिसके पास ट्रांसफर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स रहेगी। तो इसके साथ यहाँ पर जो है द्वैध शासन कब इंट्रोड्यूस किया गया, सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरकी या फिर द्वैध शासन को किस एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के तहत किया गया था। नेक्स्ट देखिए, द मिनिस्टर वर नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड वर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर। तो जो मिनिस्टर थे वो कहाँ से किए जाएंगे इलेक्ट, वो जो मेंबर इलेक्ट हुए हैं उसके तहत ही यहाँ पर जो है मिनिस्टर बनाए जाएंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या हुआ था, इलेक्शन करवाने थे, इलेक्शन होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनमें से ही मिनिस्टर्स को नॉमिनेट किया जाएगा। तो जिस तरह से आज हमारा जो है पार्लियामेंट काम कर रहा है, हमारा संसद काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 ने भी कुछ इस तरह का काम करने की कोशिश यहाँ पर की थी। मेंस में कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट क्या आ जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1909 के बारे में विस्तार से बताइए। तो विस्तार से कैसे बताओगे जब आपने सारी चीजें पढ़ी होगी। तो ये मेंस के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन उसमें जो है पूरा क्वेश्चन होगा तो उसमें जो हाफ पार्ट है वो इस तरह का आ सकता है। हाफ पार्ट में आपको कुछ ऐसे बताना होगा और हाफ पार्ट में आपको क्या बोलेगा कि उसका करंट सिनेरियो बताओ, या फिर उसको करंट अफेयर से रिलेट करके पूछ लेगा। तो मेंस की क्लास में पहले ही बता चुका हूं कि बाद में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। A bicameral legislature was introduced for the first time at the center। तो एक बाइकैमरल लेजिस्लेटर मतलब द्वैध शासन या फिर द्विसदनीय विधानमंडल यहाँ पर जो है पहली बार सेंटर में लागू किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। इस एक्ट के तहत GOI एक्ट 1919। इट मैंडेटेड 3 मेंबर्स ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इंडियन। तो इसने मैंडेटरी कर दिया, इसने आवश्यक कर दिया कि ये जरूरी है, करना ही करना पड़ेगा कि 3 मेंबर होने चाहिए। कौन से, भारतीय मेंबर होने चाहिए। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 भारतीय मेंबर जरूर होने चाहिए। नेक्स्ट जो है, दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। तो इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट के तहत जो है एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भारत के अंदर की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देखिए, दिस एक्ट एक्सटेंडेड द राइट टू वोट एंड विद दिस अबाउट 10% ऑफ द पॉपुलेशन एक्वायर्ड वोटिंग राइट्स। तो इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत
या फिर मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत जो है 10% वोटिंग राइट को एक्सटेंड किया गया और इस एक्सटेंशन से 10% लोगों को जो है पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स मिल गए थे। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट घटना है उस समय की कि एक साथ 10% लोगों को वोटिंग राइट मिल जाना। तो ये वोटिंग राइट मिलेंगे, अगर इनको मिलेंगे तो ये यूज भी करेंगे। मान लीजिए 10% इंडियंस को वोटिंग राइट मिल गए। एक चीज मैं आपको एक इमेजिनरी नंबर लेकर बताता हूँ। टोटल मेंबर थे 100। टोटल इलेक्शन सीटें कितनी थी? 5। मतलब 20 लोग एक बंदे को यहाँ पर चुनकर, एक मेंबर को चुनकर भेजते हैं। 10% लोगों के वोटिंग राइट बढ़ गए, मतलब 10% इंडियंस को यहाँ पर वोटिंग राइट मिल गया। तो यहाँ पर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव तो अलग से भेज सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव तो यहाँ पर ज्यादा भेज सकते हैं। ठीक है, फिर से समझ लेना। टोटल मेंबर से 100, सीटें थी 5, मतलब 20 लोग एक सीट का डिसीजन करते हैं कि 20 लोग एक सीट पर किसी को चुनकर भेजते हैं। 20 में से 10 लोगों को अभी अभी पावर मिली और वो 10 कौन थे? इंडियन से। तो ये 10 और एक यहाँ से और आ जाए यहाँ पर, चाहे वो इंडियन हो या कोई और हो सकता है। वो अगर 11 लोग चुनकर किसी को भेजें तो वो किसी एक इंडियन को चुनकर जो है वायसराय की काउंसिल में भेज सकते थे। तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग जनरली क्या करते हैं, स्टूडेंट्स भी जनरली क्या करते हैं, इस तरह के पॉइंट को छोड़ देते हैं कि चलिए ये तो यार ठीक है, क्या इससे क्या फर्क पड़ गया। लेकिन इससे फर्क पड़ता है। जब आप मेंस के अंदर आप यहाँ पर क्वेश्चन आज पूछा जाता है तब फर्क पड़ता है। जब इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तब यहाँ पर फर्क पड़ता है कि ये छोटी छोटी चीजें आपको जो है अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये मैं सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। और इसके अलावा जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसमें सारी चीजें मैंने अच्छे से कवर करवाई हुई हैं हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर। और हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। दोनों के अंदर सारी चीजें आपको, जो मैं पॉइंट्स एक एक पॉइंट बताता हूँ, ये सारी चीजें आपको प्री और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो ये हमारे फोन नंबर है 9896160956। इस पे आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप करके सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। कुछ और लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो भी आप, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सारे लेक्चर्स यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। लेक्चर कैसा लगा मुझे बता दीजिए, कुछ चेंजेस चाहते हो तो वो भी बता दीजिए। और आई होप हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो फिर मैं मानता हूँ कि अभी तो लाइक करना बनता है लेक्चर को, तो आप लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि किसी जरूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंच जाए। और कोई भी डाउट करिए तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।